हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिनको हम डिटेल में आपके डिटेल के साथ में इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ में डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों। और सबसे पहले आपको बता देते हैं, हमारे द्वारा जो है पार्ट बी की तैयारी करवाई जा रही है। पीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 चाहे 4.0 हो, नाम मात्र शुल्क में इंटरनेट के सर्वर चार्ज में हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जिसमें आपको टोटल 20 टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो आपके पूरी एनसीईआरटी 6 से 12 पर आधारित है। पार्ट बी की आप चाहे तो 5 रुपये में मात्र इंटरनेट सर्वर चार्ज पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज 6 से 8 के लिए भी चल रही है, जो आपके 9 से 10 के लिए भी फायदेमंद है, और ये भी आपको मात्र 5 रुपये में अवेलेबल करवाई जाएगी। और इसमें भी आपको टोटल 15 से 20 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को, उनकी डिटेल के साथ में सभी विकल्पों की एकदम डिटेल में व्याख्या करते हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है, हमारा पहला सवाल है विद्यार्थियों। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है, पहला विकल्प है आपके वेग, दूसरा है आवेग, बल, त्वरण। तो विद्यार्थियों आपको बता देता हूँ, संवेग का जो सूत्र होता है P बराबर mv, P बराबर mv। इसमें क्या करती है आपके दर का मतलब जब भी होता है तो उसमें समय का भाग लगाया जाता है विद्यार्थियों। तो ये जो बनता है ये आप बराबर किसके होता है, ये आपके परिणामी बल के बराबर होता है। तो विकल्प नंबर 3 में हमारे बल उपस्थित है विद्यार्थियों। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो आपके बल के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें जो तथ्य हैं उनको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहाँ से आपके डायरेक्ट सवाल बनते हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हमारे इस कंटेंट में पीडीएफ में शामिल किए विद्यार्थियों। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग सदिश राशि है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ विस्थापन से बनेगी वो आपके क्या होगी, सदिश राशि होगी। जैसे बात करते हैं, विस्थापन खुद सदिश राशि हो गया, दूरी अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन का अब जब आप वेग निकालेंगे विस्थापन से तो वो भी आपके क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। इसके बाद जब त्वरण की बात आएगी, क्योंकि वो वेग से निकलेगा, तो वो भी आपके सदिश हो जाएगा। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, सबको पता है। ठीक है, बल के ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन होता है। इसका एक मात्रक और हो जाएगा आपके किलोग्राम इंटू, जो मैंने अभी आपको बल का जो सूत्र है हमारा, उससे भी हम आपका इसका तो मात्रक बना सकते हैं, F बराबर ma। ठीक है, त्वरण का आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम हो जाएगा। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका एक मात्रक आपका MKS पद्धति में आपके इसका भी हो जाएगा, ऐसा ही पद्धति में आपके न्यूटन है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, त्वरण को ऐसे लिखते हैं, इसका मात्रक मैंने आपको ऊपर बताया अभी। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा स्तनपायी जंतु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जंतु है, यानी जिसके स्तन पाए जाते हैं। ठीक है, और वो अंडे देता है। ठीक है, तो बात कर देते हैं। पहला विकल्प है हमारा इकिडना, दूसरा है चूहा, चमगादड़, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, चमगादड़, चूहा, इन दोनों के द्वारा जो है वो आपके शिशुओं को डायरेक्ट उत्पन्न किया जाता है, यानी ये जरायु जो होते हैं। इकिडना जो है वो आपके क्या करता है, स्तनपायी जंतु है, यानी मैमल्स है, और ये अंडे देता है। ठीक है, इसका फोटो आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, आपने इसको पहले भी देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ जूम करके। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये इकिडना है। ठीक है, तो इसको आप विशेष रूप से डायग्राम से याद रखिएगा। फतेह एजुकेशन के माध्यम से पढ़ रहे विद्यार्थियों, सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो स्तनपायी इकिडना द्वारा अंडे दिए जाते हैं, चमगादड़ द्वारा जो है आपके बच्चे पैदा किए जाते हैं, चूहा है इसके द्वारा भी आपके क्या है, सीधे शिशु उत्पन्न किए जाते हैं, यानी ये क्या हो गया, आपके जरायु जंतु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें जैसे आपको पता है, ये वाला भी बता देते हैं आपको विद्यार्थियों टर्म्स के हिसाब से। अंडे देने वाले जंतु आपके ओविपेरस है, और जो बच्चे देने वाले उनको विविपेरस भी कहते हैं। तो इस टर्म को भी आप समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह यंत्र जो विद्युत परिपथ में, यानी कोई भी आपका जो बिजली का सर्किट है उसमें विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा बताता है। तो बात करते हैं, पहला विकल्प है हमारा अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और दिक्सूचक। तो दिक्सूचक तो विद्यार्थियों आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। गैल्वेनोमीटर आपके क्या करता है विद्यार्थियों, विद्युत धारा कोई भी विद्युत परिपथ में अगर बह रही है तो उसकी दिशा को और उसके उपस्थिति को, उपस्थिति का मतलब इसकी जब आपके जो निडल है वो आपकी क्या करती हैं, इसकी संसूचन को बताती है। संसूचित का मतलब वो उसकी उपस्थिति को महसूस करती है। ठीक है, अब विद्युत धारा की दिशा किधर है उसका ज्ञान भी आपको गैल्वेनोमीटर की सहायता से होगा। तो फिर विद्यार्थियों एमीटर क्या करता है, तो ये विद्यार्थियों विद्युत धारा की जो मात्रा है, इस प्रकार से 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर की जो मात्रा है, कि कितनी मात्रा में धारा इसमें परिपथ में प्रवाहित हो रही है, उसकी मात्रा को आपको एमीटर से पता चलेगा, और विभवांतर का मापन आपके वोल्टमीटर से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा विद्यार्थियों। तो इस प्रकार का आपको गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, देखिए जी इस पर लिखा होता है, विद्युत परिपथ में भी हम इसको जी से लिख करके डिनोट करते हैं।
दोनों तरफ इसका आपके क्या होता है निर्देशांक लिखे होते हैं, इसमें आप उससे पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई विद्यार्थियों वो सारा कंटेंट यहाँ लिखा है, मैंने क्वेश्चन के साथ ही क्लियर कर दिया, बाकी आप यहाँ से और नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही नहीं है, यानी असत्य कथन को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है विद्यार्थियों। पहला है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन करने वाली शाखा, तो बिल्कुल एंथोलॉजी में ही आपके पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है आपका एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करने वाली शाखा, यानी जिनका अंदर आपके जो शिलालेख पाए जाते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो एपिग्राफी में, तो बिल्कुल सही है। तीसरा आपका हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन करने वाली शाखा, तो बिल्कुल हिस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या है, उत्तक का अध्ययन किया जाता है। तो उत्तक क्या होता है विद्यार्थियों, कोशिकाओं के जो समूह होते हैं जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य करती है, उनको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे उत्तकों के बारे में हम पढ़ाएंगे, हमारी डिटेल वीडियो के साथ जुड़िए विद्यार्थियों। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए। साइक्लोट्रॉन, धारा को त्वरित गति प्रदान करना, तो विद्युत धारा को त्वरित गति प्रदान करना साइक्लोट्रॉन का कार्य नहीं होता है, इसका कार्य क्या होता है विद्यार्थियों, आपके आवेश को त्वरित गति प्रदान करना होता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसमें चौथा नंबर का जो क्वेश्चन आपका विकल्प है ये आपके असत्य है। ठीक है, आपको बता देते हैं, देखिए आवेश को त्वरित गति प्रदान करने वाला जो उपकरण है वो आपके साइक्लोट्रॉन है। मोटर गाड़ी को दूरी को मापने वाला, यानी आपके जो कोई भी आपका यातायात का साधन है उसमें अंदर ओडोमीटर लगा होता है, उसके द्वारा क्या होता है विद्यार्थियों, दूरी जो विद्यार्थियों वाहन के द्वारा विद्यार्थियों दूरी तय की जाती है उसका मापन है वो ओडोमीटर के द्वारा होता है, और एक साथ में एक स्पीडोमीटर भी लगा होता है। स्पीडोमीटर में आप समझ पा रहे होंगे क्या नापेगा, स्पीड को नापेगा। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र उसको पॉलीग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी विद्यार्थी जैसे कई बार अपराधियों के द्वारा पॉलीग्राफ किया जाता है तो वो झूठ का पता लगाने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ठीक है, हमें पता लगाना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं गाय, इसका आपके वैज्ञानिक नाम सामने लिखा है, बोस इंडिकस, सही है। ठीक है, भैंस की बात करते हैं तो बुबेलस, जो पहला नाम आता है विद्यार्थियों में बता देता हूँ आपको, जाति अलग अलग हो सकती है, जैसे इसमें बोस इंडिकस लिखा है तो बोस तो आपके वंश का नाम हो गया, इंडिकस इसकी क्या होगी, जाति होगी। तो वंश के नाम से ही आपके क्या है कि कोई भी जंतु जाना जाएगा, जाति उसकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जातियों में पाई जाता है। ठीक है, बात करते हैं भेड़, उसका कैपरा लिखा है, तो कैपरा विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, ये सम्मिलित नहीं है एक आपके, क्योंकि कैपरा जो है वो बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ऊँट की बात करते हैं तो कैमेलियस, ठीक है, तो कैमेलियस होता है बिल्कुल इसकी क्या होता है, तो विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बता देते हैं आपको, जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है वो ओविस है, और कैपरा मैंने आपको बताया बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन के विलयन में, विद्युत अपघटन का कोई विलयन है, जैसे विद्युत अपघटन आपने पढ़ा होगा विद्यार्थियों, जिसमें धातुओं को क्या करता है, शुद्ध करने का एक सबसे बढ़िया तरीका जो है वो विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। तो विद्युत के चालन के लिए, ये चालन नहीं है, चालन है, यानी एक प्रकार से आयनों का एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो चालन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है वो इसके लिए विकल्प जो है वो उत्तरदायी है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। विद्युत अपघटन के आयनों की गति, केवल धन आवेशों की गति, कणों की गति, अणुओं की गति। तो मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों, जो आपके सर्किट में बता देता हूँ आपको, ये इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये विद्युत अपघटन का डायग्राम है विद्यार्थियों। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, आपके एक एनोड है एक कैथोड है। ठीक है, प्लस वाला आपका एनोड है, माइनस वाला कैथोड हो गया। इस प्रकार से सर्किट बैटरी के माध्यम से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, अशुद्ध धातु को विद्यार्थियों हमेशा क्या करता है, कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके उसी का जो होता है वो जलीय विलयन होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि अशुद्ध धातु पिघलती है और उसके बाद में वो आपके कैथोड पर जाकर के इसका निक्षेपण होने लग जाता है। ठीक है, तो बात आती है कि इस प्रकार का जो सर्किट है, इसमें जो विद्युत धारा को कंप्लीट करने का जो काम है वो क्या हो रहा है विद्यार्थियों, आयनों के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर Cu+2 आयन है, ऐसे किसी का भी जलीय विलयन लेंगे तो उसका आयन हो जाएगा। तो ये आयन देखिए इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और परिपथ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन आयनों के द्वारा विद्युत अपघटन में क्या होता है विद्यार्थियों, आपके क्या किया जाता है, विद्युत धारा का चालन किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा, विद्युत अपघटन के आयनों की गति के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें बता देते हैं, आपको कंटेंट भी लिखा है, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं विद्यार्थियों। विद्युत अपघटन में आयनों की गति के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जबकि धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी बात कर लेते हैं कि ये तो जलीय विलयन है। ठीक है,
लेकिन हम किसी ठोस धातु की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बहने के वजह से विद्युत धारा का चालन होता है। और आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहे हैं यानी इस दिशा में गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करती है, यानी विद्युत धारा आई की जो दिशा हो जाएगी वो आपके क्या हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपके दाईं ओर जा रहे हैं तो विद्युत धारा बाईं ओर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक चालक धातु है। तो विद्यार्थियों इसमें क्या होता है कि आपको 2-3 धातुओं का क्रम याद होना चाहिए। अगर बहुत सारी अलग धातु आ जाएगी तो उनमें हम पहचान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको 4-5 धातुओं का क्रम याद होना चाहिए। जैसे सबसे अधिक चालक धातु की बात करता हूँ तो विद्यार्थियों आपकी क्या है, सिल्वर धातु है। जो चांदी है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपके विद्युत धारा का चालन होता है। तो सबसे अधिक चालक धातु कौन सी आपकी, सिल्वर है। तो इसमें क्रम आपको बता देता हूँ। क्रम देखिए विद्यार्थियों, धातु में चालकता का क्रम सबसे ज़्यादा सिल्वर में है, उसके बाद कॉपर में है। सिल्वर का बना नहीं सकते हम विद्यार्थियों, चोर हमारे चांदी के तारों को चुरा के ले जाएंगे विद्यार्थियों अगर हम सिल्वर के ज़्यादा चालकता के कारण धार बना लेंगे, और काफ़ी महंगा पड़ेगा हमारे, इसलिए हम कॉपर के या हमारे इसके लोहे के बनाते हैं। एल्यूमिनियम का भी है, तो गोल्ड तीसरे नंबर पे है, फिर हमारे एल्यूमिनियम है। ठीक है, क्रम को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबर लवण का रासायनिक नाम है। ग्लोबर लवण क्या होता है विद्यार्थियों, तो आपको इसमें क्या करना है, ग्लोबर लवण किसे कहेंगे। तो रासायनिक नाम में बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है यानी CuSO4। ठीक है, CuSO4 है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा ग्लोबर का। आयरन सल्फेट है, इसका सूत्र आपके FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। तो हम सोडियम सल्फेट को जो है विद्यार्थियों ग्लोबर लवण कहते हैं। ठीक है, अब इनके अन्य नाम क्या है, क्या क्या इनके सूत्र हैं, आगे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। देखिए कॉपर सल्फेट जो है वो हमारे इसके अंदर जब 5H2O, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O जब जुड़ता है, जो 5 जल के अणु जुड़ते हैं तो ये आपके क्या कहलाता है, नीला तोता कहलाता है। ठीक है, और आयरन सल्फेट है हमारा। उसके बाद दूसरा है हमारा, इसको हम हरा कसीस भी कहते हैं विद्यार्थियों। तीसरा है हमारा सोडियम सल्फेट, जिसको हमने बताया ग्लोबर लवण कहते हैं। और जिंक सल्फेट यानी सफ़ेद कसीस। जिंक सल्फेट का सूत्र आपके हो जाएगा ZnSO4। ठीक है, इसको सफ़ेद कसीस कहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं विद्यार्थियों, नोट कीजिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए और रेगुलर वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं। तो जब भी विद्यार्थियों इससे सवाल आए आपके मोलों का, तो आपको क्या होता है, अणुभार ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, और इसका सीधा सा सूत्र है ग्राम बटा अणुभार। सीधी सी बात है, जिसका भी निकालना है उसकी ग्राम में मात्रा और नीचे अणुभार। तो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आपके टोटल 44 होता है। तो ग्राम में मात्रा तो हो गई 22 दे रखी है, और इसका अणुभार दे रखा है आपको 44। 22 से कम 22, 22 दूनी 44। एक में आप 2 का भाग लगाओगे, आधा हो जाएगा, तो 0.5 मोल। विकल्प नंबर 4 में हमारे उपस्थित है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको समझ में आएगा। अगर आप इसके अणुभार नहीं निकाल पा रहे हैं तो विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ, इसका सूत्र आपके CO2 हो गया। कार्बन का है आपके टोटल 6 नंबर पर आता है। ठीक है, आप गिन लीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन 6 नंबर पर आया, तो इसका डबल कर दीजिए 12 अणुभार। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसका अणुभार होता है डबल 16, और 2 हैं तो 16 दूनी 32। 32 और 12 को जोड़ेंगे आप तो 44 इसका अणुभार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अणुभार निकालना आ जाएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, ये सूत्र वही लिखा है विद्यार्थियों। इससे पहले आपको बता देते विद्यार्थियों, हमारे द्वारा पार्ट बी BPSC के 1 से 12 की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपका पार्ट बी जो 40 नंबर का है ये सभी के लिए है विद्यार्थियों। NCERT 6 से 12 पर आधारित है। टोटल 20 टेस्ट हमारे द्वारा इसमें दिए जा रहे हैं, और नाम मात्र के शुल्क में इंटरनेट हेडलिंग चार्ज पर विद्यार्थियों का जो सर्वर चार्ज लगता है उस पर हमने टेस्ट सीरीज को अवेलेबल करवाने का पूरा बिहार में सबसे पहले अथक प्रयास करते हुए ये प्रयास किया विद्यार्थियों, और नाम मात्र के शुल्क में विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया। 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसको हमारे हाल ही दिनों में ज्वाइन किया विद्यार्थियों। आप भी ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी प्रकार से ये हमारे साइंस की टेस्ट सीरीज है, जो भी आपको नाम मात्र के शुल्क में 5 रुपये में अवेलेबल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव निर्मित तत्व का नाम बताइए। ठीक है, जो मानव निर्मित तत्व है यानी जिसको हम एक प्रकार से कृत्रिम तत्व भी कह सकते हैं, तो पहला विकल्प है हमारे टेक्सीनियम है, यट्रियम है, हाफनियम है और आपके पैलेडियम है। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। टेक्सीनियम जो है वो हमारा मानव निर्मित पहला तत्व है, और इसका जो आपके परमाणु क्रमांक है वो 43 है। ठीक है, 43 नंबर का आपका जो है ये तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है, खास बात विद्यार्थियों की, ये डी ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 43 है। ठीक है, नाम टेक्सीनियम है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा ये सीरीज़ अच्छी लग रही है विद्यार्थियों, तो इसे कंटिन्यू रखने के लिए लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है,
तो असत्य कथन कौन सा है हमारा, इसमें से हमें इसको पहचानना। पहला विकल्प है हमारा सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, इसको आपके हॉर्न सिल्वर कहते हैं, ठीक है। अगला विकल्प है हमारा जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। चूहा विष बनाने में इसका उपयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। पारद धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, बिल्कुल। पारद का मतलब मरकरी, यानी पारा धातु अगर किसी धातु के साथ मिला जाता है और उसमें अगर एक धातु आपके मिश्र धातु में पारा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम और मरकरी है तो इसका क्या है, ये सोडियम का अमलगम है, ठीक है, इसको इस प्रकार से कहेंगे। तो इसलिए जब भी कोई मिश्र धातु में अगर एक धातु आपके पारा होती है तो उसको अमलगम कहते हैं। मरकरी एक द्रव अधातु है, तो ये विकल्प हमारा क्या है असत्य विद्यार्थियों। मरकरी एक आपके अधातु नहीं है, मरकरी एक आपके द्रव धातु तत्व है और अधातु जो होती है वो आपके ब्रोमीन होती है, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो अधातु है और द्रव धातु आपके द्रव में अधातु है, ठीक है। धातु में बात करेंगे तो वो मरकरी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न है, जिसमें आपके है पहला विकल्प सुमेलित करना है, ठीक है। तो चारों में से देखना है कौन से विकल्प में ये बात हमारे सही हो रही है। तो सबसे पहले बात आती है भाप अंगार। भाप की बात आएगी तो भाप बनती है विद्यार्थियों आपके पानी से, और पानी में क्या होता है आपके हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो कॉमन रहेगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन आ रहा है तो विकल्प नंबर आपका ख जो है पहले का ख में चला जाएगा। तो पहले में ख किस में आ रहा है विद्यार्थियों, पहले विकल्प में हमारे उपस्थित है। यहीं से प्रश्न अगर चारों में देखें तो यहीं से सही हो रहा है। वैसे दूसरा हमारे वायु अंगार की बात करते हैं तो वायु अंगार में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस को मिक्स करना है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को वायु अंगार गैस कहेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को आप क्या कहेंगे, भाप अंगार गैस कहेंगे। अब बात आती है LPG। तो LPG में क्या होता है, प्रोपेन के साथ ब्यूटेन को मिक्स किया जाता है तो वो आपके LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो आपके प्रोपेन के साथ ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और CNG आपकी क्या होती है, मीथेन गैस होती है। तो चारों विकल्प में से हम बात कर लेते हैं। पहले में आपके क्या आ रहा है, ख आ रहा है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न ऐसे सही हो सकता है विद्यार्थियों, आपको सारे नहीं आ रहे हो कि केवल पहले का आपको कंफर्म पता है और बाकी किसी में पहले में ख नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सवाल को सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा डीजल की गुणवत्ता किस अभिव्यक्ति की जाती है, यानी डीजल की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है, ठीक है। तो डीजल की गुणवत्ता को आपका किस में मापा जाता है ये आपको पता लगाना है। जैसे इसमें एक नंबर चलता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो डीजल की गुणवत्ता को आपके C10 नंबर में मापा जाता है, पहला तो ये बता देते हैं। यानी डीजल की गुणवत्ता है जितने नंबर का C10 है, 40 है, 45 है, इस तरीके से उसकी गुणवत्ता को मापा जाता है। तो ऑक्टेन क्या है, तो ऑक्टेन आपके पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने का एक नंबर है, तो ठीक है। तो आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि C10 किसके लिए और ऑक्टेन, तो ऑक्टेन आपके पेट्रोल के लिए, C10 आपके डीजल के लिए, ठीक है। जैसे इसमें भी लिखा है हमने, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और C10 नंबर आपके डीजल की गुणवत्ता को नापने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति। क्षुद्रांत्र का मतलब आपके क्या हो गया विद्यार्थियों, छोटी आंत है, ठीक है। तो आंतरिक भित्ति यानी जैसे मान लो ये छोटी आंत है, इसकी आंतरिक भित्ति, बाहर की बात नहीं हो रही है, आंतरिक भित्ति की बात हो रही है। तो इस पर इस प्रकार से क्या होते हैं, अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। उपस्थित अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, इनको क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है आपके रसांकुर, मूलांकुर, कोपिकाएँ, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों रसांकुर इनको कहेंगे, इनको विलाई भी कहते हैं, ठीक है। और मूलांकुर तो आपके जड़ों में पाए जाते हैं पौधों में, कुपिकाएँ आपके फेफड़ों में पाई जाती है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा विद्यार्थियों इसमें, ठीक है। क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति पर अंगुली समान संरचना है, जैसे डायग्राम में आप देख पाएंगे विद्यार्थियों, इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है और यहाँ से क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए इस प्रकार की संरचना होती है और बचे हुए भोजन को ये क्या करती हैं, अवशोषित करती है, सोखती है और ये सीधा यहाँ से आपकी क्या होता है, ब्लड में मिक्स होता है और उसके बाद पूरे बॉडी में कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए घूमता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा जो PDF है उसके माध्यम से काफ़ी अच्छे से तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए विद्यार्थियों। यूनियो के उत्सर्जी अंग का क्या नाम है, तो यूनियो हमारा यह है विद्यार्थियों, ठीक है। इस प्रकार की संरचना जो आपने देखी होगी समुद्रों में, इसको यूनियो कहते हैं, ठीक है। ये जीव होता है विद्यार्थियों, इसी में आपके उत्सर्जी अंग का नाम पूछा है, ठीक है। तो पहला है आपके केबर के अंग, नेफ्रिडिया, ड्रेनेट कोशिकाएँ, कोक्जल ग्रंथि। तो विद्यार्थियों यूनियो में जो उत्सर्जी अंग है यानी जो आपके अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले अंग है, तो उनमें यूनियो को जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, केबर के अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, केबर के अंग कहते हैं। अब बात करते हैं रेनेट कोशिका है,
कोक्जल कोशिका ग्रंथि हैं, तो इनकी बात भी करते हैं। जैसे डायग्राम आपको बता देते हैं विद्यार्थियों, ये आपका यूनियो है, ठीक है। कोक्जल ग्रंथि हैं चौथे नंबर में, तो ये आपके विद्यार्थियों क्या होता है, इसमें आपके मकड़ी में पाया जाता है विद्यार्थियों कोक्जल। जैसे आपको बता देता हूँ, नीचे आ रहा है ये कोक्जल ग्रंथि जो है वो उत्सर्जक अंग के रूप में काम करेगी, मकड़ी में काम करेगी। केबर के अंग आपकी यूनियो में हो गए, और नेफ्रिडिया जो है वो आपकी केंचुआ में, ठीक है। केंचुआ जो आपका है आपने देखा होगा, तो इसमें आपके नेफ्रिडिया जो है वो उत्सर्जक अंग के रूप में होते हैं। और रेनेट कोशिकाएं जो होती है वो एस्केरिस, जिसको हम पटाट भी कहते हैं विद्यार्थियों, जो पेट के अंदर कीड़े टाइप होता है, बहुत बड़े होते हैं। नर और मादा दो अलग अलग तरह के होते हैं विद्यार्थियों ये, ठीक है। उभयलिंगी होता है बेसिकली, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है कि ये आपके रेनेट कोशिकाएं इसमें आपके उत्सर्जक अंग के रूप में पाई जाती है। पटाट भी इनको कहते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य, असत्य को छांटना है। ये आपके दिख रहे हैं रोग और इनके रोगजनक, ठीक है। तो पहला आपके माइकोबैक्टीरियम टिटेनस से, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम जो है वो इसका नहीं है विद्यार्थियों, टिटेनस का। माइकोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसिस आपके टीबी का रोगजनक है, ठीक है। और साल्मोनेला टाइफी की बात करते हैं, टाइफाइड बिल्कुल सही है। सिफिलिस की बात करते हैं, ट्रेपोनिमा पैलिडम सही है। हैजे की बात करते हैं, विब्रियो कैलोरी, तो ये भी सही है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा माइकोबैक्टीरियम जो है वो आपका क्या है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी का रोगवाहक है। और टिटेनी जो है वो आपके क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, इसके माध्यम से आपके टिटेनस फैलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो इससे पहले आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, ये इस प्रकार की कैंची है, सरोता है, चिमटा है, प्लास है। तो ये आपको पहचानने में मैं बता देता हूँ उत्तोलक क्या होता है, ठीक है। ये PDF के पेज के माध्यम से आपको बताते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे कि उत्तोलक क्या होता है पहले। तो ये एक टेढ़ी या सीधी छड़ होती है जो किसी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। यानी इस प्रकार की कोई मशीन टाइप संरचना होती है जो एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ घूमती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। अब ये किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाती है, ठीक है। उत्तोलक जैसी किसी और भी सरल मशीन है जैसे गिरनी आपने देखा होगा, कुएं पे लगी होती है पानी खींचने के लिए। अब बात आती है इनमें पहचानने का तरीका। तो विद्यार्थियों मैं आपको NCERT का पेज से बता देता हूँ। पहचानने का कोई खास तरीका नहीं है विद्यार्थियों, आपको इनको याद ही रखना होगा। NCERT की एग्जाम्पल याद रखिए, बाकी आप उलझ जाएंगे कि कौन प्रथम श्रेणी का है, कौन द्वितीय श्रेणी का है, कौन तृतीय श्रेणी का है, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है इनको पहचानना। जैसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो जैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची है, पलाश है, शीश झूला है, साइकिल का ब्रेक है, हैंडपम्प है, कील उखाड़ने की मशीन है। इनमें कोई विद्यार्थियों को समानता है तो लग नहीं रही मुझे, और कोई विशेष तरीका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आप इनको हाल फिलहाल याद रखिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपके NCERT से ही आने वाले हैं, तो आप इनको याद रखिए। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जैसे सरोता, तो हमारा आंसर हो गया सरोता हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे विकल्प में सरोता उपस्थित था। नींबू निचोड़ने की मशीन है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन होगा, तो चिमटा है, मनुष्य का हाथ है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आपको पता लगा होगा उत्तोलक क्या होता है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो -40 डिग्री पर क्या होता है, आपके जो है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना दोनों बराबर होता है, ठीक है। दोनों बराबर होता है, इसमें आपको याद रखना है विद्यार्थियों। डायरेक्ट पूछा जाए, आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं इस वाले सूत्र से। F-32/180 और बराबर रखें C/100, ठीक है। इस वाले सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे इसका पैमाना रखेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट में इसका मान आ जाएगा। और ये 40 डिग्री जो होता है माइनस का, उसमें बराबर होता है दोनों। आप डायरेक्ट याद रखिए, सीधा पूछा जाता है सवाल। अगला सवाल इंपॉर्टेंट काफ़ी हमारे, जो बार बार पूछा जाता है। दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण, जैसे कि ये मान लो ये समतल दर्पण हो गया, एक समतल दर्पण हो गया। इनके मध्य 30 डिग्री का कोण, यानी इन दोनों समतल दर्पणों को इस प्रकार से रखा है कि 30 डिग्री का इनके मध्य में एंगल बन रहा है। तो इसके मध्य कोई अगर वस्तु इनके बीच में रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। सीटेट हो चाहे टेट एग्जाम हो, इनमें बार बार ये सवाल बनता है विद्यार्थियों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 360/डिग्री, डिग्री कितना रखना है, 30 हमें दिया है तो 30 का भाग लगाना है। फिर देखना है कि ये सम है या विषम अंक आता है, तो भाग लगाते हैं। 0 से 0 घटा, 12 तिया 36, यानी 12 बार इसमें भाग चला गया। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए और आपके सम, जैसे 12 एक सम संख्या आ गई, तो उसमें से क्या करना है, -1 करना है। ये आपकी क्या हो जाएंगे, इनमें आने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपके सम आता है तब आपको एक माइनस करना है, और अगर आपके ये संख्या विषम आती है तो आपको माइनस कुछ भी नहीं करना है, वो का वही रखना है, वही उसमें प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी।
तो अब 12 में से 1 गया तो बराबर 11। विकल्प नंबर 3 में हमारे 11 उपस्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, 360 बचा डिग्री माइनस 360 बटा थीटा, यानी कोई भी डिग्री जो आपको दिया जाएगा सवाल में -1 करके आंसर निकालना है। ठीक है, अगर आपको ये जो आंसर है 360 बटा थीटा अगर विषम में प्राप्त होता है, विषम संख्या आ रही है, तो आपको ओनली 360 बटा थीटा ही रखना है। ठीक है, अगला अंतिम सवाल बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जैसे कि इसमें भी मैंने लिख दिया है सवाल, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स बना सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक्सरे की खोज किसने की है। तो एक्सरे आप सभी जानते हैं, प्रचलित सवाल है। रोंटगन नाम के वैज्ञानिक ने आपके क्या है इसकी खोज की है। ठीक है, आपकी बात कर लेते हैं मार्कोनी ने क्या है। तो मार्कोनी ने आपके क्या है रेडियो तरंगों की खोज की है। आगे लिखा हुआ बता देते हैं विद्यार्थियों आपको। पराबैंगनी की किरणों की खोज आपके रिटर नामक वैज्ञानिक की है, और एक लास्ट आपका अवरत किरण जो हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने की है। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा पीडीएफ के माध्यम से इस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है जो आपको कहीं पर भी तैयार कराने को नहीं मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा तैयारी कराई जा रही है। विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। हमारे द्वारा नाम मात्र शुल्क में जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसको भी अपना प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ज्वाइन कराइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी सीरीज़ को जारी रखने के लिए कमेंट करके बताइए, और आपने कितने सवाल सही किए हैं इसका भी हमें कमेंट में जवाब दीजिए विद्यार्थियों, और सीरीज़ के साथ जुड़िए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।